राजतंत्र या आताताई तंत्र में क्रांति के मुख्य रूप से किस कारण से होती थी? तो पहला, शासक या सामान्य जनता के प्रति अपमानजनक व्यवहार, जिससे जनता में शासक के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, किसी प्रमुख व्यक्ति का व्यक्तिगत अपमान, जिससे वह षड्यंत्र करे और विद्रोह के लिए प्रेरित हो जाता है। तीसरा, विरोधी लक्षण वाले पड़ोसी राज्य का प्रभाव होने से राजतंत्र में क्रांति का कारण उत्पन्न हो जाता है। अरस्तु के द्वारा जो क्रांति की विवेचना की गई, उसके आधार पर मैक्सी क्या कहता है? मैक्सी कहता है कि इसमें संदेह नहीं कि अरस्तु की दृष्टि क्रांति के मूल कारणों तक पहुंच गई है। उसके द्वारा गिनाए गए एक या अधिक कारण अब तक हुई प्रत्येक राजनीतिक क्रांति में देखने को मिल जाती है। अब बात करेंगे क्रांतियों के प्रतिकार के उपाय। क्रांतियों के कारणों के करने के अरस्तु का उद्देश्य राज्य की क्रांति को सुरक्षित रखना ही है। मैक्सी कहता है कि अरस्तु ने जितने विवेकपूर्ण ढंग से क्रांतियों के कारणों का विश्लेषण किया है, उतने ही विवेकपूर्ण ढंग से उसने उनके निराकरण के उपायों पर भी प्रकाश डाला है। जैसे पहला, सामान्य उपाय, दूसरा, विशेष उपाय। सामान्य उपाय में क्रांति के प्रतिकार करने के समान उपाय निम्नलिखित है। जैसे पहला, शासक और शासित में सद्भावनापूर्ण संबंध होना चाहिए। नागरिकों को संविधान का भावना के अनुरूप शिक्षित करना। तीसरा, कानून का पालन करना। चौथा है राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार नहीं रखना। पांचवां, भ्रष्टाचार रहित शासन होना। छठा है विभिन्न वर्गों में संतुलन होना। सातवां है विदेशियों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं करना। आठवां है छोटे और महत्वहीन समझे जाने वाले परिवर्तनों पर भी दृष्टि रखना। और नौवां है बाहरी आक्रमण का भय खड़ा करना। बाहरी आक्रमण का भय खड़ा करने से यह होता है कि जिस शासक को राज्य की सुरक्षा की चिंता है, उसे बाहरी खतरों का आविष्कार करना चाहिए और दूर के खतरों को निकट लाना चाहिए, जिससे नागरिक रात्रि को पहरेदार की भांति सचेत रहे और चेतन रहे। उनका ध्यान कभी विचलित नहीं होगा और वे क्रांति नहीं खड़ा करेंगे। विशेष उपाय में क्या कहा है? तो विशेष उपाय में कहा है कि क्रांति के प्रतिकार हेतु समान उपाय सुझाने के बाद अरस्तु ने विशेष उपाय का उल्लेख किया है। मिश्रित संविधानों में राजनीतिक परिवर्तन की दशा में काम करने वाले सभी स्थितियों पर सावधानीपूर्वक से दृष्टि रखा जाना चाहिए। अरस्तु आताताई शासक को अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के उपाय बताता है कि आताताई शासक के द्वारा जासूस और विशेषतया स्त्री जासूस रखे जाने चाहिए। स्वयं निरंतर आक्रामक नीति अपनानी चाहिए और अपने राज्य की जनता को आक्रमण के भय से ग्रस्त रखा जाना चाहिए। अरस्तु में यूनानी और विश्वव्यापक तत्व क्या दिखाई पड़ते हैं? तो यूनानी तत्व नगर राज्य सामाजिक संगठन का सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोत्कृष्ट रूप है। दूसरा, उसका दास प्रथा का समर्थन। तीसरा, शिल्पकारों तथा श्रमिकों को नागरिकता से वंचित रखते हुए सीमित नागरिकता का विचार। व्यापार और व्यवसाय के प्रति उसका दृष्टिकोण। उसका शिक्षा को सबसे अधिक महत्व देना और यूनानी जाति की श्रेष्ठता की धारणा उसके विचार के यूनानी तत्व हैं। यानी ये सब जो विचार हैं, ये सब यूनानी जगत के विचार हैं। इन सब विचारों को अरस्तु ने अपने राज्य दर्शन में स्थान दिया था। इनमें से जो अधिकांश विश्वास हैं वो प्लेटो के भी हैं और प्लेटो के जो राजनीतिक सिद्धांत लिया है वो प्लेटो की लाज पुस्तक से लिया है। अरस्तु की क्या देन थी जो विश्वव्यापी स्तर पर देखने को मिलती है? पहला, मानवीय, प्राकृतिक तथा राज्य के उद्देश्य की विवेचना। जैसे अरस्तु कहता है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। यह विचार यूनानी राजनीतिक दर्शन की आधारभूत धारणा है। अरस्तु के गुरु प्लेटो के समस्त राजनीतिक चिंतन का भी यही आधार रहा है, किंतु अरस्तु सबसे पहला विचारक है जिसने इस विचार को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया था। दूसरा, विश्व स्तर पर देखने को मिलता है स्वतंत्रता और राज्य सत्ता के बीच उचित संबंध। स्वाधीनता की अधीनता में व्यतीत किया जाने वाला जीवन दासता का जीवन नहीं वरन उच्चतम कल्याण का जीवन है। विधि की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। अरस्तु ने सर्वप्रथम विधि की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया है। अरस्तु विश्व भर में संविधानवादियों का जनक माना जाता है। लोकमत और परंपराओं की महत्व का जो प्रतिपादन किया गया है वह अस्थायी मूल्य का तत्व है। राजनीतिक पर आर्थिक परिस्थितियों के प्रभाव की विवेचना। वह इस सत्य का प्रतिपादन करता है कि संपत्ति की विषमता क्रांति को जन्म देती है। मध्य वर्ग सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। अगला है शासन के अंगों की सुस्पष्ट योजना। सर्वप्रथम सरकार के कार्यों को 3 प्रमुख अंगों में विभक्त किया गया। पहला, असेंबली, दूसरा, मजिस्ट्रेसी और तीसरा, जुडिशरी। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत की आधुनिक धारणा का जनक अरस्तु को माना जा सकता है। अगला है शासन के अंगों की सुस्पष्ट योजना। अगला है उदार लोकतंत्र का समर्थन। अरस्तु मध्यम मार्ग के सिद्धांत का वर्तमान समय के राजनीतिक अवरोध को संतुलन सिद्धांत पूर्ण रूप है। मध्यम मार्ग का वह संभवतः सबसे बड़ा प्रतिपादक है। कैटलिन कहता है कि अरस्तु मध्यम वर्ग का दार्शनिक है और मैक्सी कहता है कि अरस्तु